Hello students, this is Gangesh. Student, we are reading third chapter of history of class ninth, that is Nazism and the rise of Hitler. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप ये जान रहे हैं, हम लोग इसे रीड कर रहे हैं एज ए सेकेंड चैप्टर. ओके, बिकॉज जब हम लोग NCERT वाली CBSE वाली वो जो ऐप है उसको जब हम लोग ओपन करते हैं तो ये इसके सेकेंड पोजीशन पे है. ठीक है, थर्ड चैप्टर. तो इसी के लिए हम लोग इसे रीड कर रहे हैं. ठीक है, इसमें अगर देखेंगे फर्स्ट चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एंड सेकंड है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, एंड थर्ड है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. तो हम लोग ये थर्ड चैप्टर को एज ए सेकेंड चैप्टर हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, बट ये जान लीजिए आपका थर्ड चैप्टर है. ठीक है, अभी तक इसमें हमने रीड क्या किया है कि हमने इसका ओवरव्यू देखा है. फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक के बारे में रीड किया है, एंड उसके बाद जो वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका जो इफ़ेक्ट था उसके बारे में भी हम लोगों ने रीड किया है. तो यहाँ पे अब हम आगे इसके रीड करने वाले हैं. पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस के भी बारे में हमने रीड किया था, तो इससे भी कुछ हम लोगों को मतलब एक आइडिया मिला था. देखते हैं हम वॉर का जो इफ़ेक्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, और जर्मनी को, क्योंकि आप जानते हैं जर्मनी का वाइमर में जब एक ट्रीटी हुई थी, पीस ट्रीटी, तो उसमें जर्मनी के ऊपर ही सारा ब्लेम आया था इस वर्ल्ड वॉर को शुरू करने का, और जर्मनी को ही कंपनसेशन देना था. ठीक है, पूरे युद्ध का जितना भी खर्चा था, जितना भी उसमें युद्ध में चीज़ें मतलब नष्ट हुई थी, सारे का पे किसको करना था? जर्मनी को. तो हुआ क्या कि जर्मनी की स्थिति तो बिल्कुल खोखली हो गई. ठीक है, अब हुआ क्या कि उसी साल कुछ आर्थिक मंदी आई. ठीक है, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया. अब उस इकोनॉमिक डिप्रेशन ने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया. अब उसमें आज हम लोग ये रीड करेंगे कि उस समय जर्मनी का कंडीशन क्या था, कितनी पैथेटिक कंडीशन जर्मनी की थी. ठीक है, अब यहाँ पे चलिए रीड करते हैं द ईयर ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, ईयर ऑफ डिप्रेशन का मतलब वही इकोनॉमिक डिप्रेशन, आर्थिक मंदी. द ईयर बिटवीन 1924 एंड 1928 सॉ सम स्टेबिलिटी. अब 1924 से लेकर 1928 के बीच में कुछ हमें स्टेबिलिटी तो देखने में मिली, कि आपको देखने में मिला कि गवर्नमेंट भी स्टेबल है, लोग भी स्टेबल हैं, सारी चीज़ें आराम से चल रही थी. ठीक है, वॉर के बाद उसके बाद होता क्या है, येट दिस वाज बिल्ट ऑन सैंड. बट ये जो स्टेबिलिटी थी वो जैसे सैंड पे निर्भर थी. इट मीन्स जैसे कोई बालू के रेत पे कोई चीज़ें खड़ी हो ना, कि कब गिर जाएगा, ये स्टेबिलिटी ये नहीं पता था. तो मतलब जो स्थिरता थी, मतलब जो गवर्नमेंट की, वहाँ के लोगों की, या जो इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी थी, वो सैंड पे निर्भर थी. ठीक है, कभी भी वो लड़खड़ा सकती थी वो स्टेबिलिटी. जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स. अब जर्मनी में जो इन्वेस्टमेंट हुआ था और जो इंडस्ट्रियल रिकवरी था वो किस पे डिपेंडेंट था? शॉर्ट टर्म लोन्स पे. मतलब वो शॉर्ट टर्म के लोन्स लिया करता था, उसी से सारी इंडस्ट्रियल रिकवरी थी और इन्वेस्टमेंट था, लार्जली फ्रॉम द USA. अब USA से वो शॉर्ट टर्म लोन लिया करता था. दिस सपोर्ट वॉज विदड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929. अब होता क्या है कि वहाँ का जो शेयर बाज़ार है अमेरिका का, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वो क्या है, क्रैश हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे ये आप जान लीजिए कि क्रैश होने का मतलब आप ये जान लीजिए कि बिल्कुल लड़खड़ा जाना, गिर जाना. ठीक है, बंद हो जाना. तो वॉल स्ट्रीट क्रैश्ड हो गया वहाँ पे 1929 में. फियरिंग अ फॉल इन प्राइस पीपल मेड फ्रैंटिक एफर्ट टू सेल देयर शेयर्स. अब लोगों में ये हुआ कि कहीं उनके शेयर्स में भारी गिरावट ना आ जाए, तो लोगों ने क्या किया कि अपने शेयर्स को धड़ाधड़ बेचना. फ्रैंटिक एफर्ट मतलब ये होता है कि जल्दी जल्दी मतलब अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया. अब देखिए यहाँ पे आगे क्या होता है. ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 30 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड. अब 24 अक्टूबर को क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ पे 1924 में, अब एक दिन की बात है 24 अक्टूबर की, 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड. 13 मिलियन शेयर्स को क्या किया गया? बेच दिया गया. इट मीन्स 1.3 करोड़
शेयर्स को बेच दिया गया। अब इतने जल्दी लोग अपने शेयर्स लेने लगे थे, मतलब बेचने लगे थे, तो सीधी सी बात है कि आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो ही जाएगी। अब उसके बाद क्या होता है कि दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब ये जो था, ये इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो आर्थिक मंदी आने वाली थी, उसका ये स्टार्ट था। ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, और 3 सालों में क्या हुआ, बिटवीन 1929 1932, 1929 से 1932 के बीच में, 3 सालों के बीच में, द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाई हाफ। मतलब यूएसए की जो नेशनल इनकम थी वो कितनी हो गई, आधी हो गई। फैक्ट्रीज शट डाउन हो गई, एक्सपोर्ट बिल्कुल गिर गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिज़नेस होता है उसमें एक्सपोर्ट इनका ख़त्म हो गया, कंट्री से कुछ बाहर जा ही नहीं रहा था। फार्मर्स वर बैडली हिट एंड स्पेक्यूलेटर्स विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। अब फार्मर्स जो थे वो पूरी तरीके से प्रभावित हुए इस पे, स्पेक्यूलेटर्स जो थे, सट्टेबाज लोग, वो अपना मार्केट से पैसा खींचने लगे। ठीक है। द इफ़ेक्ट ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएसए इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। जो ये रिसेशन आया यूएसए में, उसने वर्ल्ड वाइड, उसका जो इम्पैक्ट था पूरे विश्व पे पड़ा। ठीक है। द जर्मन इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। अब जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो क्या हुई, हिट हुई बहुत ज़्यादा, मतलब उसको नुकसान पहुंचा इस इकोनॉमिक क्राइसिस से। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस टू 40% ऑफ द 1929 लेवल। अब 1932 में क्या हुआ, अगर हम 1929 की 1929 की इकोनॉमी को देखें, ग्रोथ को, तो 1932 में 1929 के अकॉर्डिंग 40% रिड्यूस हो गया। ठीक है, इसमें 40% का कमी आ गया। वर्कर लॉस्ट देयर जॉब, वर्कर जो थे उनकी जॉब चली गई। वर पेड रिड्यूस वेज, या तो उनको कम वेतन दिया जाता था। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टस्ट एंड अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन। अब जो बेरोज़गारों की संख्या थी वो 6 मिलियन तक पहुंच गई। ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बेरोज़गारी थी। अब ऑन द स्ट्रीट ऑफ जर्मनी यू कुड सी मैन विद प्ले कार्ड्स अराउंड देयर नेक सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क। अब जर्मनी के रोड पे आप देख सकते थे कि लोग अपने प्ले कार्ड, अपने गले में एक प्ले कार्ड लटकाए रहते थे और उस पर लिखे रहते विलिंग टू डू एनी वर्क, मतलब कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेट कार्ड्स। अनएम्प्लॉयड यूथ जो थे, जिनके पास बेरोज़गार लोग थे, वो क्या करते थे, कार्ड्स खेला करते सिंपली एट द साइट एट द स्ट्रीट कॉर्नर, सड़क के किनारे। ठीक है, कॉर्नर पे। और डेस्परेटली क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, या तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सामने जहाँ रोज़गार मिलता था, ठीक है, उसके सामने वो लाइन में लगे रहते थे रोज़गार के लिए। एज जॉब डिसअपीयर्ड, और जैसे ही जॉब, क्योंकि ये इकोनॉमिक क्राइसिस में जॉब गायब हो जाता है, जैसे कोरोना में देख रहे हैं ना कितने लोगों की जॉब्स चली गई, उसी तरीके से ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस था, तो इसमें तो और लोगों की जॉब जानी तय थी। द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड टोटल डिस्पेयर बिकम कॉमन प्लेस। अब यूथ जो था, यंग लोग थे, वो क्या हो गए, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने लगे क्योंकि उनके पास जॉब तो थी नहीं। और एक डिस्पेयर, इट मीन्स एक निराशा का बिल्कुल माहौल हो गया। ठीक है, होपलेसनेस लोगों में आ गई कि बिल्कुल होपलेस हो गया कि उनके पास कोई काम ही नहीं था। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटी एंड फियर इन पीपल। अब इसमें देखा जाए कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी वो लोगों के अंदर एकदम बेचैनी, या ये कहिए फियर, एकदम डर का माहौल उनके अंदर हो गया। ठीक है। द मिडिल क्लास, अब मिडिल क्लास की जो कंडीशन थी, स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। अब जो मिडिल क्लास के सैलरी पाते थे या जिनको पेंशन मिलती थी, सो देयर सेविंग डिमिनिश विद व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू। अब उन लोगों ने देखा कि उनकी जो सेविंग्स थी वो बिल्कुल कम होती चली जा रही थी। ठीक है, बिल्कुल, इट मीन्स कि आप समझ लीजिए कि उनकी जो भी सेविंग थी वो काफ़ी एकदम सिकुड़ती हुई चली जा रही थी। तो उन्होंने देखा, और उसके बाद स्मॉल बिजनेसमैन जो थे, जो छोटे व्यापारी थे, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर सफ़र्ड एज देयर। अब वो भी बहुत सफ़र कर रहे थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का नाम है, द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन द यूएसए। इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जर्मनी में क्या कंडीशन थी।
कि स्लीपिंग ऑन द लाइन, देखिए ये एक रस्सी है, उस पे इतना जगह नहीं है कि उस पे लोग इसी के सहारे सो रहे हैं। स्लीपिंग ऑन द लाइन ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन द अनएम्प्लॉयड कुड नॉट होप फॉर आइदर वेज और शेल्टर, मतलब इनके पास कोई जॉब ही नहीं है और इनके पास ना कोई घर है, शेल्टर है। ऑन विंटर नाइट when they wanted a shelter over their head they had to pay to sleep like this। अब उनको इस तरीके से सोना पड़ रहा था इवन विंटर में, ठीक है। तो सोच सकते हैं कितनी बुरी स्थिति थी। बिजनेसमैन गॉट ruined, अब स्मॉल जो बिजनेसमैन थे उनका बिजनेस भी एकदम ruined हो गया, एकदम ख़त्म कर दिए हो गया। दीज सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर फिल्ड विद द प्रोलेट प्रोलेट्रियनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि प्रोलेट्रियनाइजेशन का मतलब ये होता है, यहाँ पे आप ये जान सकते हैं कि टू बिकम इम्पूअरिस्ट टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास। अब यहाँ पे ये अब इसका मतलब ये होता है कि वो काफ़ी गरीब होते गए। इट मीन्स आप इसे हिंदी में अगर देखेंगे तो इसका मीनिंग है सर्वहारा। इट मीन्स एकदम मज़दूर बनते चले गए। तो द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वर फिल्ड विद द फियर, मतलब वो ये हो गया कि वो एकदम मज़दूर वाली फीलिंग उनके अंदर, एंड एनजाइटी और काफ़ी बेचैनी जो उनके अंदर थी। उनकी जो रैंक थी, ठीक है, उनका जो पोजीशन था वर्किंग क्लास का वो भी बेकार होता चला गया, कम होता चला गया। और वर्स स्टिल दे अनएम्प्लॉयड, और वो बेरोज़गार होते गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझ जाइएगा कि किस तरीके से उनकी क्या कंडीशन थी, ठीक है। तो एक तो उन्हें इसका प्रोलेट्रनाइजेशन इसका डर सता रहा था, ठीक है। और उसके बाद इनको ये भी डर सता रहा था कि इनके रैंक्स डाउन हो रही है, मज़दूर हो जाएंगे, और ये भी डर था कि वो उनकी जॉब भी चली जाएगी। तो काफ़ी इनके अंदर मतलब बेचैनी थी। ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कुड मैनेज टू कीप देयर हेड एबव वाटर, सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो अच्छी कंपनियों में लोग काम करते थे उनका ही सर पानी के ऊपर था। इट मीन्स अपने मतलब वो जी पा रहे थे। बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर, बट वो भी अपनी जॉब को बचाने के चक्कर में उनको भी मतलब बार्गेनिंग नहीं कर पा रहे थे। इट मीन्स जो वेजेस कंपनी दे रही थी उसी में वो गुजारा कर रहे थे। बिग बिजनेस वॉज इन क्राइसिस, अब बड़े बड़े बिजनेस जो थे वो क्राइसिस में थे। द लार्ज मास ऑफ पेजेंट्री वॉज अफेक्टेड बाई ए शार्प फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइस एंड वुमेन अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रन स्टोमक्स वर फिल्ड विद द सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर। अब इसमें जो पीजेंट्री थी, ठीक है, जो किसान थे वो भी मज़दूर वर्ग थे, वो भी काफ़ी अफेक्टेड हुए इससे। एग्रीकल्चर के प्राइस में जो किसान लोग थे तो एग्रीकल्चर के प्राइस में काफ़ी डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब डिक्रीज़ होने के बाद उनको एग्रीकल्चर का अच्छा दाम नहीं मिला और वो वुमेन जो थी वो अपने बच्चों का पेट ही नहीं भर पा रही थी। तो इससे क्या हुआ, एक निराशा का मतलब माहौल बना, ठीक है। लोग होपलेस होते चले गए। अब देखिए राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए, पॉलिटिकली टू द वाइमर रिपब्लिक वॉज फ्रैगिल। अब वाइमर रिपब्लिक जो बताया गया था कि इस ट्रीटी के बाद, जो वाइमर ट्रीटी हुई थी उसके बाद जो वाइमर रिपब्लिक बना था वो कमज़ोर हो रहा था, ठीक है, काफ़ी कमज़ोर था। द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट, अब उसकी भी खुद की कुछ कमियां थी, ठीक है, विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। अब इसने क्या किया, ये बहुत कमज़ोर था, इसने जगह दे दिया डिक्टेटरशिप को, मतलब तानाशाही को जगह दे दिया आने का। वन वाज प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन। अब प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आपको एक टारगेट उसमें रहता है, अगर कोई पार्टी है तो उस टारगेट को अगर जाकर टच करती तो ही वो गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है, एक अनुपात होता है उसमें, ठीक है। अब दिस मेड अचीविंग ए मेजॉरिटी बाय एन एनी वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क। अब उस प्रोपोर्शन को टच करना भी किसी एक पार्टी के लिए ये इम्पॉसिबल टास्क था। लीडिंग टू ए रूल बाय कोएलेशन। अब लोगों काफ़ी पार्टियां मिल मिल के वो क्या कर रही थी, कोएलेशन बना के फिर गवर्नमेंट बना रही थी। अब उसके बाद क्या होता है, अनदर डिफेक्ट वॉज आर्टिकल 48। अब एक और डिफेक्ट था उस समय, एक आर्टिकल 48 था,
विच गेव द प्रेसिडेंट पावर टू इम्पोज इमरजेंसी। इस आर्टिकल की हेल्प से ये जो राइट्स थे, इससे क्या होता था, प्रेसिडेंट जो होते थे, राष्ट्रपति, वो क्या होते थे कि इमरजेंसी लगा सकते थे। इमरजेंसी इट मीन्स कोई भी सब कामों को सस्पेंड करके, मतलब आप जान लीजिए जैसे एक लॉकडाउन का माहौल था, वैसे ही इमरजेंसी भी लग जाता है जिसमें कोई भी काम नहीं होता, सारी चीज़ बंद होती है। सस्पेंड सिविल राइट, व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं सिविल राइट्स, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। और रूल बाय डिक्री, अब रूल जो किया जाता था इट मीन्स राष्ट्रपति जो आदेश देंगे उसी के अनुसार रूल होगा, ठीक है, अध्यादेश के अनुसार। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ, अब इसके शॉर्ट लाइफ में वाइमर रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट लास्टिंग ऑन एन एवरेज 239 डेज। अब होता क्या है कि इसके शॉर्ट लाइफ में 20 कैबिनेट्स, वाइमर रिपब्लिक ने कितने कैबिनेट देखे, 20 डिफरेंट कैबिनेट्स, ठीक है, 20 मंत्रिमंडल देखे, इट मीन्स 20 गवर्नमेंट्स बनी 239 डेज में, ठीक है, कितना उठा, मतलब उछाल और नीचे था। एंड ए लिबरल यूज़ ऑफ आर्टिकल 48, लिबरल यूज़ ऑफ आर्टिकल 48 इट मीन्स इस बीच खूब प्रयोग हुआ आर्टिकल 48 का। येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, बट फिर भी क्राइसिस को, ये जो मंदी थी उसको उससे मैनेज नहीं हो पाया। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस, लोगों का आत्मविश्वास कम होता गया डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में, लोगों का इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में विश्वास कम होता गया। विच सीम्स टू ऑफर नो सल्यूशन, क्योंकि वो जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम थी वो लोगों के प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स से आप रीड कीजिएगा, अब जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो शेयर कीजिएगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो हिटलर्स राइज टू पावर, किस तरीके से इस सब मजबूरी के बाद किस तरीके से हिटलर, जो आपने पढ़ा है ना कि इसकी वजह से किसको जगह मिलता है कि डिक्टेटरशिप को, तो आपने यहाँ देख रहे हैं ना